श्रीमालू बंजारन के भेष में वैशाली पहुंच गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वैशाली में ये आखिर चल क्या रहा है। हर तरफ लोग आम्रपाली से भेंट करने की बातें कर रहे हैं। ये सोचते सोचते वो महल के सामने जा पहुंची, जहां महामंत्री सुमेर उसे टकरा गए। श्रीमालू नीचे गिरने ही वाली थी कि तभी सुमेर ने उसे सहारा देकर जमीन से उठाते हुए पहचान लिया। श्रीमालू भी उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। फिर सुमेर ने कहा, अरे श्रीमालू, आप यहाँ कैसे? और हमसे मुंह क्यों छुपा रहे हैं आप? हम तो आपके पुराने चाहने वाले हैं। श्रीमालू ने उठकर अपने कपड़े सही किए और फिर अपने चेहरे से कपड़ा हल्का सा हटाकर कहा, हमें खुशी है कि आप हमें अभी तक भूले नहीं। कैसे हैं सुमेर जी? ये सुनकर सुमेर ने गर्व के साथ जवाब दिया, सुमेर नहीं, महामंत्री सुमेर कहिए। अब हम कोई मामूली इंसान नहीं है, वैशाली के महामंत्री हैं। और भला हम आपको कैसे भूल सकते हैं? आपने हमारे लिए कितना कुछ किया है। ये कहकर महामंत्री सुमेर उसे देखकर मुस्कुराने लगा। श्रीमालू मन में कहती है, क्या बात है, अब तो हमारा काम और आसान हो जाएगा। सुमेर ही मुझे महल के अंदर लेकर जाएंगे। तो सुमेर ने कहा, श्रीमालू तुम कहाँ गायब थी इतने दिनों से? तो श्रीमालू ने कहा, महामंत्री जी, ये लंबी कहानी है, आपको विस्तार से बताएंगे। वैसे वैशाली भी अब काफी बदला बदला सा लग रहा है। सुमेर छेड़ने के अंदाज में कहते हैं, अरे वैशाली को छोड़िए, ये देखिए कि आपके बिना हमारा क्या हाल हो गया है। वो अपने दिल पर हाथ रख के कहते हैं, आपके जाने के बाद से तो हमारी रातें ही खराब हो गई श्रीमालू। श्रीमालू मन में कहती है, एक हवशी पुरुष कभी नहीं बदल सकता, चाहे वो महामंत्री ही क्यों ना बन जाए या फिर कोई राजा। तो फिर सुमेर ने आगे कहा, तो आज कहाँ मिलेंगे हम? तो श्रीमालू ने कहा, महामंत्री जी, अब मिलना मिलाना तो चलता ही रहेगा, पहले कुछ पल बातचीत तो कर लीजिए, कुछ अपना हाल सुनाइए, कुछ हमारे सुनिए। तो सुमेर ने कहा, जरूर, चलिए बताइए, कहाँ थे इतने दिनों से? तो श्रीमालू ने कहा, सब कुछ यहीं खड़े खड़े ही पूछ लेंगे क्या? हमारा महल में स्वागत नहीं करेंगे? तो सुमेर ने कहा, अरे नहीं, चलिए हमारे साथ महल में चलिए, वहाँ विस्तार से बातें करेंगे। तो श्रीमालू ने कहा, और यदि हमें किसी ने पहचान लिया तो? तो सुमेर ने कहा, अरे ऐसे कोई कैसे पहचान लेगा? मुंह ढककर चलिएगा, हम बोल देंगे कि आप सेविका पद के लिए बात करने आए हैं। ये सुनकर श्रीमालू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। एक तरफ जहां श्रीमालू ने महामंत्री सुमेर को अपनी बातों में फंसाकर महल में घुसने का रास्ता बना लिया था, तो वहीं दूसरी ओर जब सम्राट को पता चला कि वैशाली में अब तक हुई सभी षड्यंत्रों में महारानी का हाथ था, तो उन्होंने आम्रपाली से मिलने के लिए एक पत्र भिजवाया। हाँ, आम्रपाली फिर से खिड़की पर जाकर बैठी हुई थी। वो अभी भी गुमसुम थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी में इतना बड़ा तूफान कैसे आ गया, और वो भी भानु प्रताप की वजह से, जिस पर वो सबसे ज्यादा विश्वास करती थी। आम्रपाली ने सरना और सोम की तरफ मुड़कर देखा और कहा, आप दोनों जाकर विश्राम कीजिए, हम थोड़ी देर अकेले रहना चाहते हैं। तो सोम ने जवाब दिया, आपको इस हाल में छोड़कर हम लोग कहीं नहीं जाने वाले। सरना भी सोम का साथ देते हुए कहती है, सुलोचना सही कह रही है, यहाँ अकेले आपका दिमाग और ज्यादा खराब होगा, हम लोग यहीं रुके हैं। तो आम्रपाली ने कहा, हम ठीक है, हमें अकेला छोड़ दीजिए, हम सोच रहे हैं कि कैसे इस मुश्किल से बाहर निकलें। तो सोम ने सरना की तरफ देखकर कहा, ठीक है, हम बाहर ही खड़े होंगे, जब भी हमारी जरूरत हो कृपया करके हमें बुला लीजिएगा। ये बोलकर वो दोनों कक्ष से बाहर चले गए। दोनों के बाहर जाने के बाद आम्रपाली पुनः खिड़की के बाहर देखने लगी। तभी किसी ने द्वार पर दस्तक दी। आम्रपाली ने पलटकर देखा तो एक दासी द्वार पर खड़ी थी। आम्रपाली ने इशारे से उससे पूछा कि क्या बात है। तो दासी ने उसको कहा कि आपके लिए किसी ने एक पत्र भेजा है। आम्रपाली ने उसे अंदर बुलाकर पत्र ले लिया और पत्र की पहली पंक्ति पढ़ते ही उसके चेहरे के भाव बदल गए। आम्रपाली के मन में पत्र को देखकर गुस्सा और बढ़ गया। उसने मन में कहा, हमारे साथ इतना बड़ा धोखा करने के बाद अब क्या रह गया है जो हमें पत्र भेजा है आपने भानु प्रताप जी? वो गुस्से से पत्र को फाड़ने लगी, लेकिन फिर अचानक रुक गई। कुछ देर सोचने के बाद वो पत्र पढ़ने लगी। पत्र में लिखा था, प्रिय आम्रपाली, हम भानु प्रताप हैं। आम्रपाली, हम आपको लेकर बहुत चिंतित हैं। हम जानते हैं कि आप इस समय किस मानसिक स्थिति से गुजर रही होंगी और सोच भी रही होंगी कि इस मुसीबत की घड़ी में हम आपके साथ क्यों नहीं है। आम्रपाली, हम बहुत मजबूर हैं इस समय। हमें पता है हमारे अभी नीलपत महल में आने से आपकी मुसीबत और ज्यादा बढ़ जाएगी। हमें आपकी परेशानी को खत्म करना है, ना कि बढ़ाना है, इसलिए हम चाहकर भी अभी आपके पास नहीं आ सकते। तो आम्रपाली ने मन में कहा, आपने हमसे इतनी बड़ी बात छिपाकर हमें अंधेरे में रखा।
हमें अगर ये पता होता कि महाराज आपकी वजह से हमें कुछ नहीं कह रहे तो हम कोई दूसरा उपाय निकालते ताकि आगे जाकर महाराज किसी भी कारणवश हमें अपना दायित्व निभाने पर मजबूर ना कर सके। पर अब देखिए, ऐसे अचानक से हम कुछ नहीं सोच पा रहे। अब हम मजबूर हैं। अब ये पत्र लिखकर क्या जताना चाहते हैं? हमें अब आपकी असलियत अच्छे से पता है। आपके लिए महाराज से किया हुआ समझौता मात्र एक व्यापारिक होगा, किंतु हमारे लिए ये एक विश्वासघात है, साथ ही हमारे विश्वास की मौत है। वो पत्र को आगे पढ़ने लगी। आम्रपाली, आज आप जिस संकट में फंसे हो वो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आपके एक शत्रु ने आपके साथ बहुत घिनौना खेल खेला है। आपके सिर पर विक्रमदेव की हत्या का जो इल्जाम लगाया गया था, वैशाली में जो दुगने कर का षड्यंत्र रचाया गया था, और अब ये अफवाह कि आप अपना दायित्व निभाने जा रही हैं, ये सब एक स्त्री का रचा हुआ षड्यंत्र है। ये पढ़कर आम्रपाली चौंक गई। उन्होंने मन में सोचा, स्त्री? वैशाली में कौन सी स्त्री है जो हमारी शत्रु है? हमने तो सदा स्त्रियों की भलाई के लिए अपना काम किया है। तो वो आगे कहती है, भानु प्रताप, ये भी आपका कोई नया षड्यंत्र लग रहा है। आप किसी स्त्री का नाम लेकर जरूर हमारे साथ फिर से कोई नया खेल खेलना चाह रहे होंगे। उसने आगे पत्र पढ़ा। वो स्त्री कोई और नहीं बल्कि महारानी है। ये पढ़ते ही आम्रपाली की आंखों में सुभद्रा का चेहरा और वैशाली की तमाम कुरूप स्त्रियों की बुरी अवस्था का ख्याल घूमने लगा। वो अब तक पत्र को भानु प्रताप की कोई चाल समझ रही थी, लेकिन अब उसके दिमाग में घूमने लगा था, ये सच हो सकता है, क्योंकि महारानी ने उसे नगरवधु पद से हटाने के लिए हर होशियारी की थी। उसने पत्र को आगे पढ़ा। आम्रपाली, हमारे पास इसका ठोस प्रमाण भी है। हम नदी के किनारे आपका इंतजार कर रहे हैं। आप ये पत्र मिलते ही तुरंत आ जाइएगा। वहां मैं आपको सारी सच्चाई बताऊंगा और आगे की योजना भी। पत्र हाथ में लिए आम्रपाली कक्ष में बेचैनी के साथ इधर उधर चक्कर लगाकर सोच रही थी कि क्या करें, भानु प्रताप से मिलने जाएं या फिर नहीं। एक तरफ भानु प्रताप का पत्र मिलने से आम्रपाली संशय में थी, तो वहीं दूसरी ओर सम्राट नदी के तट पर पहुंच चुके थे। बिंबिसार अपने घोड़े को एक वृक्ष से बांधकर नदी के किनारे की ओर बढ़ने लगे। नदी में पानी का बहाव बहुत तेज था। नदी के तट से थोड़ी दूर पर अशोक के वृक्ष एक कतार में लगे हुए थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, किंतु उस हवा की ठंडक भी आज सम्राट के मन की बेचैनी को ठंडा करने में असक्षम थी। सम्राट धीरे धीरे नदी के तट की तरफ बढ़ते हुए सोच रहे थे। आम्रपाली को देखे हुए बहुत समय बीत गया। जब से हम वैशाली आए हैं तब से एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा होगा जब हम आम्रपाली से ना मिले हों। और फिर मगध छोड़कर वैशाली में रहने का हमारा मकसद भी तो यही है, सिर्फ और सिर्फ अपनी आम्रपाली के समीप रहना और उनकी सहायता करना। लेकिन कुछ दिनों से समय का चक्र ऐसा चल रहा है कि हम आम्रपाली से दूर होते चले गए। ये सोचते सोचते सम्राट नदी के किनारे पहुंच गए। वो अंजुली में नदी का पानी भरकर अपने मुंह पर डालते हुए मन में सोचते हैं, आम्रपाली बस आने ही वाली होगी ना। एक तरफ जहां सम्राट आम्रपाली की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर महामंत्री सुमेर श्रीमालू को महल ले आए थे और उन्होंने उसे आम्रपाली के कर्तव्य निभाने से जुड़ी पूरी जानकारी दे दी थी। अपने कक्ष में बैठे सुमेर श्रीमालू से कहते हैं, आपके आने से आज हमारे कक्ष की रौनक बढ़ गई श्रीमालू। श्रीमालू सुमेर के बहुत समीप आकर कहती है, ऐसा है क्या? सुमेर श्रीमालू को अपनी ओर नजदीक खींचते हुए कहते हैं, आप क्या जानो श्रीमालू, आपके जाने के बाद से कितने बेचैन हैं हम। ये कहकर सुमेर ने श्रीमालू का हाथ पकड़ लिया। श्रीमालू अपने हाथ को छुड़ाने के लिए कोई खास कोशिश भी नहीं कर रही थी, बल्कि वो सुमेर की आंखों में आंखें डालकर कहती है, बस थोड़ा सा सब्र रखिए महामंत्री जी, अब हम कहीं जा थोड़ी ना रहे हैं। वैसे आपने बहुत जल्दी महामंत्री का पद हासिल कर लिया है। सुमेर उसका हाथ झटक कर कहता है, जल्दी? सालों तपस्या की है हमने इसके लिए। अपने मन को मारकर न जाने कैसे कैसे आदेश माने हमने महाराज के। न जाने कितने अयोग्य महामंत्रियों को हमारे सामने शान बखारते हुए देखा है हमने। ये पद हमें यूं ही नहीं मिला है श्रीमालू, बहुत पापड़ बेले हैं इसके लिए हमने, और अब जल्द ही महाराज का खजाना भरकर उसके सबसे खास बन जाएंगे हम। तो श्रीमालू ने कहा, ये बात तो आपकी माननी पड़ेगी, आप बहुत बुद्धिमान हैं। आपने आम्रपाली की बहुत ऊंची कीमत निर्धारित करके वैशाली का खजाना भर दिया। लेकिन सुमेर उत्सुक होकर कहता है, लेकिन क्या? श्रीमालू उसका हाथ पकड़कर अपने चेहरे के पास लाकर कहती है, आपको लगता है आम्रपाली अपना कर्तव्य निभाने के लिए मान जाएगी? तो सुमेर ने कहा, क्यों नहीं मानेगी, महाराज उसको विवश करके ही मानेंगे। श्रीमालू ने मुस्कुराकर सुमेर की तरफ देखा और कहा, महाराज अगर उसको विवश कर सकते थे तो बहुत पहले ही ऐसा कर चुके होते। ये सुनते ही सुमेर चिंतित हो गए। उन्होंने मन में सोचा, ये सही कह रही है,
यदि महाराज आम्रपाली को विवश नहीं कर पाए तो उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी और उनकी बदनामी भी हो जाएगी वैशाली के सभी धनी लोगों के बीच में। तो श्री मालू उनकी चिंता को भांप कर कहती है, महामंत्री जी चिंता मत कीजिए, अब हम आ गए हैं ना, अब हम सब संभाल लेंगे। ये कहकर वो सुमेर के हाथ चूम लेती है। सुमेर श्री मालू की तरफ देखते ही रह जाते हैं। वहीं दूसरी ओर आम्रपाली अभी भी अपने कक्ष में टहलते हुए सोच रही थी कि क्या भानु प्रताप से मिलना उचित होगा। वो हमारे साथ कोई नई चाल तो नहीं चल रहे। वो खिड़की के पास आकर रुक गई, कुछ देर बाहर देखती रही और फिर कहती है, वैसे तो ये हमें भी पता है कि महारानी ने हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचे थे, लेकिन हमें अभी तक ये विश्वास नहीं हो रहा कि महारानी इस हद तक आगे बढ़ गई होंगी कि उन्होंने अपने राज्य में विद्रोह फैला दिया। क्या पता भानु प्रताप से मिलकर हमें इसकी जानकारी मिल जाए। भानु प्रताप से मिलकर हम ये तो जरूर पूछेंगे कि उन्होंने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया, उन्होंने महाराज से धन के बदले ये समझौता क्यों किया कि कोई भी पुरुष हमें हाथ नहीं लगा पाएगा। तो आम्रपाली ने कहा, हमें जाना होगा। ये बोलकर वो एक संदूक से कुछ वस्त्र निकालने लगती है। जहाँ एक तरफ आम्रपाली सम्राट से मिलने का मन बना लेती है तो वहीं दूसरी ओर सम्राट अब नदी के किनारे एक पत्थर पर बैठे आम्रपाली की प्रतीक्षा कर रहे थे। तेज हवा से सम्राट के वस्त्र जोर से हिल रहे थे। वो पत्थर पर बैठे बैठे सोच रहे थे, एक पहर गुजर गया, अभी तक आम्रपाली क्यों नहीं आई। ये नदी महल से कुछ खास दूर भी नहीं है, इतना वक्त तो नहीं लगेगा उन्हें यहाँ तक पहुँचने में। फिर उन्होंने सोचा, हो सकता है कोई पास में बैठा हो और वो सबको बताकर नहीं आना चाह रही हूँ। वो पत्थर से उठकर अशोक के वृक्ष की ओर चले गए। सम्राट के दिमाग में आज वो सारे पल घूम रहे थे जो उन्होंने आम्रपाली के साथ व्यतीत किए थे। उन्हें आम्रपाली की पहली झलक से लेकर प्रतियोगिता में उसके नृत्य तक सब कुछ बार बार याद आ रहा था। सम्राट आम्रपाली को याद करके बहुत बेचैन हो रहे थे। उन्हें बस यही लग रहा था कि बस कुछ पलों की बात है और फिर आम्रपाली उनके सामने होगी। दूसरी तरफ महल में महामंत्री सुमेर श्री मालू की आंखों में पूरी तरह से खो चुके थे। श्री मालू ने देखा कि अब महामंत्री सुमेर उसकी माया जाल में फंसते जा रहे हैं। उसने सही मौके का इस्तेमाल करके उनसे प्रेम से कहा, महामंत्री जी, हम आपकी ये समस्या एक झटके में दूर कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको हमें वो सब बताना होगा जो हमारे जाने के बाद वैशाली में हुआ। शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ जानना है हमें। महामंत्री सुमेर ने कहा, हम आपको सब कुछ बता देंगे, लेकिन आपको हमारी मदद करनी होगी। अब हम इतना आगे पहुंचकर फिर से किसी भी वजह से पीछे नहीं हट सकते। महाराज का मुख्य सलाहकार बनने के बाद हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा मकसद पूरा हो जाएगा। तो सुनो। ये कहकर महामंत्री ने श्री मालू को वैशाली में घटी सभी घटनाओं के बारे में विस्तार से बताया, जिसमें आम्रपाली, आचार्य, भानु प्रताप, महाराज, महारानी सभी से जुड़े हुए सभी किस्सों का जिक्र था। किसने कब क्या किया, उससे किस पर क्या असर पड़ा, सब कुछ शुरुआत से लेकर अंत तक बता दिया। वो सुनते सुनते श्री मालू अपने आगे का षड्यंत्र बुन रही थी। जैसे ही सुमेर ने अपनी बात पूरी की, वो श्री मालू का चेहरा देख के डर गए, क्योंकि अब श्री मालू का चेहरा मनमोहिनी वाली स्त्री से बदलकर प्राण लेने वाली किसी राक्षसी की तरह बदल चुका था। उसकी आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला भड़क रही थी, चेहरे पर दानव जैसी मुस्कान थी। श्री मालू का ऐसा चेहरा देखकर सुमेर एक कदम पीछे हट गए। श्री मालू ने उन्हीं आहों से सुमेर की ओर देखा, जिसे देखकर महामंत्री के पांव कांपने लगे। वो धीरे से लड़खड़ाती हुई आवाज में कहते हैं, श्री मालू, आपको क्या हो गया? आप ठीक तो है ना? श्री मालू को एहसास हुआ कि महामंत्री सुमेर उसे ही देख रहे हैं। उसने तुरंत अपने भाव बदले और महामंत्री सुमेर से कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये सब बताकर हमारा आधा काम कर दिया। अब आधे काम में मदद कर दीजिए, फिर हम दोनों के मकसद पूरे हो जाएंगे। हमने एक बहुत तगड़ी योजना बना ली है। ये सुनते ही महामंत्री सुमेर के कान खड़े हो गए और उन्होंने कहा, कैसी योजना श्री मालू, हमें भी तो बताओ। तो श्री मालू महामंत्री सुमेर को देखकर मुस्कुराने लगी। वहां श्री मालू ने आम्रपाली के खिलाफ कोई नई योजना बना ली थी, तो यहाँ आम्रपाली सम्राट से मिलने जाने के लिए तैयार हो रही थी, पर आंखों में काजल लगाते हुए वो अभी भी असमंजस्य में सोच रही थी। लेकिन भानु प्रताप के आने से पहले भी तो महाराज ने हमें हमारी इच्छा के विरुद्ध किसी भी पुरुष से हमें मिलने नहीं दिया था। महाराज ने हमेशा हमारा साथ दिया है। अगर उन्हें इतना धन भानु प्रताप से मिल रहा था, तब भी वो अगर भानु प्रताप से सभी संबंध तोड़ सकते हैं सिर्फ इसलिए कि भानु प्रताप जी ने उनसे माफी नहीं मांगी, तो ऐसा कोई व्यक्ति किसी और के साथ क्यों धोखा करेगा? इसका मतलब शायद महाराज सच कह रहे हैं और हमें भानु प्रताप से अब नहीं मिलना चाहिए। वो जब इतना बड़ा सच छिपाकर इतने दिनों से हमारे शुभ चिंतक बनने का ढोंग कर रहे हैं, तो हम उनकी बात मानकर उनसे मिलने क्यों जाएं?
ये कहकर अचानक से उसने काजल लगाना छोड़ दिया। वो आसन से खड़ी हो गई। कक्ष में टहलते हुए कहती है, ये बात सत्य है कि वैशाली की अर्थव्यवस्था में नगर वधू के दायित्व का बहुत बड़ा योगदान होता है, और चूंकि हम अपना दायित्व नहीं निभा रहे हैं तो वैशाली को धन कहाँ से मिल रहा होगा। महाराज सही कह रहे थे, भानु प्रताप ने अपने किसी उद्देश्य की खातिर उन्हें ये धन उपलब्ध कराया होगा। ये सोचते ही आम्रपाली को क्रोध आ गया। उसने अपने वस्त्र उतार कर फेंक दिए और अपना श्रृंगार मिटाकर कक्ष के कोने में बैठकर रोने लगी। एक तरफ आम्रपाली क्रोधित होकर रो रही थी तो वहीं दूसरी ओर सम्राट नदी किनारे आम्रपाली की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब उनके सब्र का बांध टूट चुका था। सम्राट तुरंत वहां से उठे और छलांग लगाकर घोड़े पर बैठ गए और तेज गति से घोड़े को दौड़ाने लगे। घोड़ा भी जोर से हिनहिना रहा था। कुटिया के सामने पहुंचते ही वो घोड़े से कूदे और अपने कक्ष की ओर क्रोधित होकर दौड़ पड़े। आंगन में खड़ा अंतेनाग भी उनके पीछे पीछे अंदर भागा। सम्राट बिना समय गवाए अपने आसन पर बैठकर पत्र लिखने लगे। पास में खड़ा अंतेनाग उन्हें उत्सुकता से देख रहा था। सम्राट क्रोधित होकर किसको पत्र लिख रहे थे? अब आम्रपाली कैसे बचाएगी खुद को दायित्व निभाने से? आखिर श्रीमालू ने कौन सी योजना बना ली थी आम्रपाली से बदला लेने के लिए? जानने के लिए सुनते रहिए।